नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। मैं इस समय मौजूद हूं ITM मीडिया 24 न्यूज़ चैनल के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं समदर्शी समाज पार्टी के संस्थापक श्री चंद्रभान सिंह पटेल। हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि समदर्शी समाज पार्टी की नींव इन्होंने क्यों रखी और क्या इसके उद्देश्य थे। हर मुद्दे पर हमारी और समदर्शी समाज पार्टी के अध्यक्ष से बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं समदर्शी समाज पार्टी के संस्थापक श्री चंद्रभान सिंह पटेल। सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, पहला हमारा आपसे सवाल है, समदर्शी समाज पार्टी की स्थापना आपने क्यों की थी, क्या इसके उद्देश्य हैं? समदर्शी समाज पार्टी की स्थापना का जहाँ तक उद्देश्य है, समदर्शी समाज पार्टी की स्थापना हम लोगों ने इसलिए की कि जहाँ तक इसके नाम से ही आपको प्रतीत होता होगा कि समदर्शी समाज पार्टी का मतलब है कि समाज के अंदर जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को दूर कर एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पर कि कोई भेदभाव किसी प्रकार का कोई वो ना हो। सर, आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? आप राजनीति क्यों चुना आपने और विभाग में क्यों नहीं गए, किसी जॉब में क्यों नहीं गए, या आपने राजनीति को क्यों चुन लिया? जहाँ तक मेरा मानना है, राजनीति का में आने का सवाल है, राजनीति में इसलिए आना ज़रूरी हमने समझा कि राजनीति के बगैर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सर, समदर्शी समाज पार्टी जो आपने इसकी स्थापना की, तो समदर्शी समाज पार्टी की क्या भूमिका है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह आप लोग इस काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक समदर्शी समाज पार्टी के ग्राउंड जीरो पर काम करने की बात आ रही है, वहाँ पर मेरा मानना है कि समदर्शी समाज पार्टी का संघर्ष कि जो हमारा वंचित शोषित गरीब समाज है, उस समाज के ओंठों पर कैसे मुस्कान लाई जाए, कैसे उसके जीवन में खुशहाली लाई जाए, इस हिसाब से हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को उनके अधिकार कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि आपकी वोट की क्या अहमियत है और वोट क्यों देना चाहिए, वोट किसके लिए बना है, वोट का महत्व को हम लोग बताते हैं कि आपका वोट आपकी खुशहाली का रास्ता है, आपकी वोट आपके जीवन को बदलने का रास्ता है। उस वोट की ताकत को हम लोग जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हम लोग बता रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी अभी भी राजनीति कर रही हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो भी निरंतर कार्य कर रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी में क्या खास होगा, क्यों आपकी पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे? देखिए, पार्टियां तो भारत जैसे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। जहां तक मेरा मानना है कि 2600 कुछ पार्टियां इस समय मौजूदा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो भी पार्टियां बनती हैं, पार्टी कोई ख़राब नहीं होती है। पार्टी में रहने वाले, पार्टी को चलाने वाले लोग खराब हो सकते हैं, पार्टी नहीं खराब होती है। हमारा मानना है कि 73 सालों के अंदर जो पार्टियां सरकार में आईं, वो पार्टियां हमेशा गांव, गरीब, शोषित, वंचित समाज की खुशहाली की, गरीबी हटाने की बात करती रहीं, लेकिन इन 73 सालों की आज़ादी में जो देखा गया, लोगों ने अनुभूति की, इन 73 सालों में गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। उसका ये मानक तय हो गया कि जब तक अमीर और गरीब इनकी नियत और नीति में, जो लोग पार्टियां चला रहे हैं, जो लोग सत्ता में हैं, इनकी नीति और नियत में फ़र्क है, ये जनता को केवल धोखा देने का काम कर रहे हैं, उसके हम लोग भी उसके भुक्तभोगी हैं, उसको एहसास किया। इस एहसास के चलते हमने समदर्शी समाज पार्टी का निर्माण किया कि हम
गरीब और शोषित वंचित समाज के हक अधिकार को बता करके उनको जागरूक करके उनके खोए हुए अधिकारों को उनको देने का और दिलाने का काम करेंगे। समदर्शी समाज पार्टी किसानों के प्रति कितनी सजग है और किन किन मुद्दों पर एक्टिव रहेगी? जहाँ तक समदर्शी समाज पार्टी का मानना है, यानी मेरा मानना है कि भारत गांवों का देश है। भारत का निर्माण गांवों से हुआ है और गांव से ही संसद का रास्ता तय होता है। आज 75% लोग भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि का कार्य कर रहे हैं, लेकिन 73 सालों के अंदर देखा गया है कि अगर कोई उद्योग धंधे वाले लोग जो उद्योग का काम कर रहे हैं वो कोई एक भी माचिस यहाँ तक कोई वस्तु बनाते हैं तो उसका मूल्यांकन वो स्वयं करते हैं। लेकिन किसान एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा कार्यरत लोग हैं कि जिनके उत्पाद का मूल्य सरकार तय करती है, किसान को तय करने का राइट नहीं है। अच्छा, जो हाल ही में अभी सरकार द्वारा किसान बिल पास किया गया है, इसके विषय में आपकी पार्टी क्या सोचती है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो किसान बिल पास किया गया है, किसान बिल में केवल 3 बिल हैं, जैसे कि कृषि का विनिमय यानी जिसको एमएसपी जब किसान अपने अनाज के मूल्य को निर्धारित नहीं कर रहा है, आपके मूल्य को किसान मान रहा है। आपने ये मूल्य इसलिए रखा कि इससे मजदूर वर्ग को कहीं दिक्कत ना हो जाए। किसान मजदूर को अपना भाई मानते हुए आपके माने हुए मूल्य को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो केवल इतनी ही बात तो कह रहा है कि उस आपके द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य की गारंटी आप मुझे दे दें। तो आपको गारंटी देने में क्या दिक्कत है? अगर एमएसपी पर कानून बन जाए तो क्या किसान इससे सहमत होंगे? किसान की तो मुख्य मांग, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी तो मुख्य मांग है कि हमारी एमएसपी निर्धारित कर दो कि इससे कम पर कोई खरीद नहीं करेगा बिचौलिया। लेकिन किसान कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए। ऐसा क्या उसमें है कि बिल वापस होना चाहिए? अगर कानून बन जाए तो क्या इस पर सहमत होंगे? जब आप उनकी दर्द के, उनके वेदना को आप समझें, उनसे अच्छी नियत से बैठ करके बात करें तो किसान बिल्कुल मानेगा। जब आप 3 महीने तक उनसे आप बात नहीं करने आएंगे तो किसान तो बौखला जाएगा, कोई भी आदमी हो। नहीं, सरकार तो कह रही है कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद भी नहीं। 11 दौर की बात हो चुकी है। अगर आपके यहाँ हम 10 लोग समस्या लेकर के आए, आप मेरी समस्या ना सुने, फिर 50 लोग आए, उसके बाद 1000 आए, उसके बाद 10,000 आए, जब 10,000 की संख्या दिखाई दी तो आपने 11 दौर की बात की और आपके कृषि मंत्री ने कहा कि मानना हो तो मानो, नहीं आप चले जाइए। ये कोई किसानों के प्रति कोई अच्छा रवैया है? नहीं, विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार अड़ियल रवैये पे है, लेकिन सरकार तो लगातार बात कर रही है ना किसानों से। बात करने का मतलब, जो किसान बिल का विरोध कर रहे थे, जो इन्होंने कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई थी 4 लोगों की, और जो 4 लोग उस कोर्ट की कमेटी कोर्ट के द्वारा निर्धारित कमेटी में लिए गए थे, जो बिल का विरोध कर रहे थे, उन्हीं लोग किसानों के बिल के लिए बात कर रहे, तो वो कैसे उनको न्याय दे पाएंगे? किसान इस बात पर नाराज है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार से और किसानों के बीच में कोई समझौता हो पाएगा? हाँ, अगर अच्छी नियत से करेंगे तो बिल्कुल समझौता होगा। आपकी पार्टी पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि आरक्षण के मुद्दे पर लगातार आवाज़ अपनी उठा रही है, तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आरक्षण का मुद्दा आपने क्यों चुना? हाँ, देखिए, समदर्शी समाज पार्टी का मानना है आरक्षण उन लोगों के लिए होता है जो कि दौड़ में बराबर के भागीदार ना हो। आज एक तरफ असमानता की खाई बहुत बड़ी है अमीरी की, एक तरफ गरीबी की खाई बहुत नीचे है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आरक्षण का होना अनिवार्य है। अगर आरक्षण नहीं दिया जा रहा, मैं आरक्षण का
प्रबल समर्थक नहीं हूँ, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन भारत के प्राकृतिक संसाधनों में धन, धरती, शिक्षा, राजनीति, मीडिया, व्यापार, नौकरशाही, जितने भी जो कुछ है उसमें आबादी के हिसाब से हर व्यक्ति को उसको हिस्सा दिया जाए। मैं आरक्षण की मांग नहीं कर रहा हूँ। 26 जनवरी को जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, जो धार्मिक झंडा लगाया गया लाल किले पर, हाँ, तो इसके विषय में आपकी पार्टी का क्या प्रतिक्रिया है? 26 जनवरी को जो धार्मिक झंडा लगाया गया, हमने मीडिया पर देखा भी कि जिस व्यक्ति ने झंडा लगाया वो मौजूदा सरकार के साथ है, तो मैं तो मानता हूं कि सरकार के लोगों ने ही वो झंडा लगाया, मेरा मानना है। अगर सरकार अगर तो साफ नहीं, कर रही है कि अगर हम आपके साथ बैठें और मैं चोरी करूं और आप इस देश के मुखिया हो तो क्या कहा जाएगा? नहीं, कि इससे आपके आदमी हैं। नहीं, इससे तो ये साबित नहीं होता है ना कि उसके पार्टी में है, तो अगर गलत करेगा तो पार्टी ही बदनाम होगी, ऐसा नहीं, क्यों? बिल्कुल। यहाँ पर अगर कोई हत्या होती है, उसमें कोई हत्या के लिए उत्प्रेरित करता है तो उसको भी उस धारा में, आईपीसी की धारा में इन्वॉल्व कर जाता है कि तुमने उकसाने का काम किया। आखिर वो तुम्हारे संपर्क में होते हुए वो आदमी कैसे वहाँ पर झंडा लगा दिया? इसका मतलब है क्या आप इसमें बता सकते हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है ये राजनीति से प्रेरित हो चुका है? नहीं, अब जो इस समय का घटनाक्रम है, जब सरकार 3 महीने तक किसानों की बात का कोई निवारण नहीं किया, मेरी बात को समझिए। जब एक जनमानस ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करता, वो तो कहिए इतना ही हुआ, कुछ और भी हो सकता था। आपने 26 जनवरी के दिन जो रूटें बांटी, किसान उन रूटों को इंतजार करता रहा अपने नियत समय पर, आपने उन रूटों को नहीं खोला। तब किसान के कुछ लोग, हर आंदोलन में कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग होते हैं, उन लोगों ने दूसरा रास्ता ज़बरदस्ती चुन लिया। तो इसका मतलब गलती तो आप देश के मुखिया हैं, आपसे बात की जाएगी ना। नहीं, उसमें मामला ये था जब प्रशासन को एक टाइम प्रशासन ने फिक्स कर दिया था, इस टाइम पे आपको जाने दिया जाएगा। हाँ, लेकिन तो आप टाइम से वो पहले समय जाने नहीं दिए। किसान 1.5 घंटा तक उस समय इंतजार करता रहा इनके निर्धारित समय पर, लेकिन और वो रोड नहीं खोले, तब जाकर के किसान बगावत पर आ गए और दिल्ली के लाल किले तरफ कूच कर गए। लेकिन सरकार कह रही है, मौजूदा सरकार, कि वो समय से पहले ही वहाँ से ये देखिए, ये सरकार है। इस समय सारे लोग जान रहे हैं कि सरकार क्या चाह रही है, सरकार की मीडिया क्या चाह रही है। मीडिया भी इतने बड़े जनमानस को, जिसकी वोट लेकर के आपने लोकतांत्रिक सत्ता हासिल की है, उसकी बदौलत मुख्यमंत्री बने हो, प्रधानमंत्री बने हो, आज उनसे तुम बात नहीं करना चाह रहे हो, उनकी समस्या का निराकरण नहीं करना चाह रहे हो। जब तुम्हें लोकतंत्र की आवश्यकता होती तो भीड़ तंत्र का विकास करने जाते हो, और जब भीड़ तंत्र तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो उसको भिखमंगा समझते हो। ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति में बदल सकता है। क्या हमारे देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति आज़ादी के बाद तुरंत तुष्टीकरण का राजनीति की जिसको हम चाहें जहां से हमारा फायदा होता हो, ये तो राजनीति शुरू से संपन्न हो गई थी। आज वही राजनीति चली आ रही, और ये मेरा मानना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति देश को गर्त में लेकर के जाएगी। तो आगे क्या किसानों और सरकार के बीच में अब लगता है कि समझौता हो पाएगा? बिल्कुल होगा, समझौता बिल्कुल होगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन समझौता उस बात पर होता है कि अगर आप मुझसे कुछ मांगने आए तो हम आपको कुछ न कुछ देने की अच्छी नीयत से बात करें, पहल करें। लेकिन आप दे भी ना और उसके बाद आप उसी के ऊपर दोष मढ़ दें तो समझौता नहीं होगा। और जब समझौता नहीं होगा तो इसका रूप कुछ भी बदल सकता है। लेकिन सरकार तो लगातार बात कर रही है किसानों से, किसान के संगठन से। कहना और अच्छे नेक नियत से दिल से बात करना, समस्या का निराकरण करना, जमीन आसमान का अंतर है। आपकी पार्टी
हाँ। किसानों के साथ है? हम किसानों के पूर्णतः किसानों के साथ हमारी पार्टी। अगर आप सरकार में आएंगे हाँ, तो फिर क्या क्या मुद्दे आपके फ्रंट लाइन पर रहेंगे? अगर हम किसानों पर मतलब हम शासन में, हमारी पार्टी शासन में आएगी, हमारा मानना है कि 73 सालों के अंदर सारे दल, राजनीतिक दल, सारे नेता केवल गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम भी गरीबी कैसे आई, लेकिन ये गरीबी मिटाना नहीं चाह रहे हैं। गरीबी कैसे आई मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर हमारे 1000 आदमी काम करते थे, वहाँ पर आज एक मशीन काम कर रही है। जिस डिपार्टमेंट में हमारे 100 नौजवान काम कर रहे थे, वहाँ पर एक कंप्यूटर काम कर रहा है। जो पैसा 1000 आदमियों मजदूरों को जाना चाहिए था, वो पैसा सीधे पूंजीपति के घर जा रहा है। और जहाँ पर हमारे 100 नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, बाबू वर्ग या अधिकारी वर्ग का काम कर रहे थे, वहाँ पर एक कंप्यूटर, उसकी कमाई सीधे खजाने में जा रही। तो जब आम आदमी के पास वो पैसा नहीं जा रहा है, तो चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौकर पढ़ा लिखा वर्ग हो, सारे लोगों को तो बेरोजगार होना है कि नहीं। और दूसरी बात, जब ये चीज़ संविधान में है कि इस भारत जैसे देश में, जहाँ की पूरा प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण देश है, उस सादे प्राकृतिक संसाधनों में हर भारतीय का हिस्सा है। तो अगर जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, मशीनों के माध्यम से दोहन हो रहा है, मशीनों के माध्यम से डिपार्टमेंट हो रहे हैं, तो जो नेता लोग जो हमारा मत लेते हैं, 5 साल चुने जाते हैं, वो पेंशन लेते हैं, आजीवन फ्री में मुफ्त दवाई लेते हैं, हवाई जहाज़ का कूपन लेते हैं, रोडवेज बस का कूपन लेते हैं। जो मतदाता हमारा वोट देता है, उसको क्या मिलता है? इसके लिए समदर्शी समाज पार्टी ने तय किया है, प्रत्येक मतदाता को समदर्शी समाज पार्टी जब भी सरकार में आएगी, प्रत्येक मतदाता को 6000 रुपये महीना हम पेंशन देंगे कि कम से कम वो आत्महत्या न करे, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपनी पूरा कर सके। अब इस पर विपक्ष के लोग ये भी उठाएंगे कि फ्री में किसी को पैसा देना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या जब किसी के बाप खत्म होते हैं और ज़मीन उसके नाम आती है, तो क्या तुमने उस ज़मीन में कोई योगदान दिया था? नहीं दिया था ना, वो ज़मीन फ्री में आपको मिली ना। तो जब आप फ्री में ले रहे, तो प्राकृतिक संसाधनों की जितनी कमाई है, उसका 50% हिस्सा हिंदुस्तान के प्रत्येक मतदाता के खाते में नियत समय पर जाना चाहिए। इससे गरीबी दूर हो सकती है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं जो गरीबी दूर हो सके। नहीं, ऐसा तो कई पार्टियां जो जब सत्ता में रहती हैं, हाँ, तब वो तो करती हैं। जैसे आपके इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री, हाँ, किसानों के हित के लिए वो 2-2 हज़ार रुपये आवंटित कर रहे हैं। और इससे पहले जब आपके प्रदेश में सपा की सरकार थी, वो बेरोजगार युवाओं को भी भत्ता देती थी। तो फिर ये तो एक आम बात हो गई ना कि जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर ऐसा काम करेंगे। देखिए, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लाइन लेंथ की बात कर रहा हूँ कि जब मतदाता किसी व्यक्ति को मतदान करता है, उसको पैसे लेने का राइट है, पेंशन लेने का राइट है, तो जो दे रहा उसका राइट क्यों नहीं? ये मेरा पहला मुद्दा है। उस व्यक्ति को भी पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे जिस जाति धर्म का आदमी हो। समदर्शी समाज पार्टी के अंदर जाति धर्म का कोई नामो निशान नहीं है, मैं सबकी बात करता हूँ। सरकार में जब आते हैं नेता, हाँ, जब नहीं रहते हैं तब तो बड़े बड़े दावे करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है शिक्षा का, लेकिन इसकी तरफ किसी पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन इन नेताओं की दोहरी नीति के कारण आज देश के अंदर जो अमीरी और गरीबी की खाई तैयार की गई है, इसके सीधे जिम्मेदार देश के बहुरूपीय नेता हैं। क्यों? शिक्षा का जो स्तर है, आज गांव का स्तर और शहर के स्तर,
ये नहीं चाहते किसी गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख करके वो शिक्षा के महत्व को समझ सके। केवल भारत की जो शिक्षा है केवल साक्षर बनाने के लिए एक ढकोसला है। अगर शिक्षा का स्तर समदर्शी समाज पार्टी ने जो सोचा है, मेरी बात को समझिए, समदर्शी समाज पार्टी का मानना है कि शिक्षा का स्तर समता मूलक एक शिक्षा व्यवस्था, एक किताब का जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक गरीबी अमीरी की खाई को नहीं पाटा जा सकता है। यही समदर्शी समाज पार्टी का नाम का मतलब, समदर्शी समाज पार्टी का मतलब काम का मतलब ये नाम है। जो काम करना है उसका नाम है। जाति धर्म मजहब से नहीं मतलब, मुझे हिंदू मुसलमान नहीं मतलब है मुझे भारत के रहने वाले लोगों से। सारे लोग मेरे हैं और सारे लोग आपको वोट देते हैं। सारे लोगों का मत लेकर के आप प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? समदर्शी समाज पार्टी जब भविष्य में सरकार में आएगी जी, आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी जी, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के अंदर चाहे महिला सुरक्षा हो, असुरक्षा का जन्म कहाँ से होता है? असुरक्षा का जन्म वहाँ से होता है जहाँ पर लोगों की नीयत में कुछ और है। मेरी बात समझ लीजिए, अगर आज गवर्नमेंट चाहे कि 5:10 पर इसके बाद कोई रोड पर नहीं आएगा तो 5:10 के बाद रोड पर कोई आदमी नहीं दिखाई देगा। ये जो सुरक्षा का विषय है, ये सुरक्षा का विषय कानून पर डिपेंड करता है। और कानून के चलाने वाले कौन लोग हैं, किनके द्वारा संचालित होता है, उनकी मंशा क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है। और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना कार्यकाल बखूबी निभा रहे हैं। जी जी। क्या इनके कार्यकाल में जी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो पाई है पहले की अपेक्षा से? मैं किसी एक व्यक्ति के मैं बात नहीं करता हूँ, चाहे वो मोदी जी रहे, वो योगी जी रहे हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, लेकिन जहाँ तक शासन की बात आती है, हमारे यहाँ कोई भी शासन किया केवल दिखावे मात्र का शासन है। अगर ये सही नियत से काम करें, तमाम बलात्कार घटनाएं तमाम डेली हर सरकार में होती है, इसका मतलब है कि सारे नेता माफिया और गुंडों के पोषक हैं। मैं सीधा मानता हूं। हमारे दर्शकों को आप समदर्शी समाज पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समदर्शी समाज पार्टी की तरफ से एक ही संदेश देना चाहता हूं कि सारे लोग जब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने लोगों के प्रति प्रेम सौहार्द स्थापित नहीं करेंगे और संगठित नहीं होंगे, अपना भला नहीं देखेंगे कि कैसे हमारी भलाई है, तब तक ये सारे लोगों के साथ यही घटनाएं होती रहेंगे। खास तौर से जो गरीब शोषित वंचित वर्ग है, जो विकास की मुख्य धारा से अलग है, उसके साथ हमेशा अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। चाहे जो भी सरकार आए वो उनके लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकारें तो पूंजीपतियों की गुलाम बन चुकी हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा और संगठित होकर के अपने वोट को अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समदर्शी समाज पार्टी के संस्थापक श्री चंद्रभान सिंह पटेल। इनके अपने वक्तव्य रहे, आप लोगों ने सुना। आप देखते रहिए हमारा चैनल ITM मीडिया 24। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।